वो वाइट पैंट और रेड शर्ट में होंठों को लाल लिपस्टिक से रंगे बहुत हसीन लग रही थी। वो आम से ओले में भी कसम ठाती थी और अगर इत्तेफाक से कोई डार्क कलर पहन ले तो उसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते। और आज उसने जानबूझकर ये रंग पहना था क्योंकि वो जानती थी कि इस रंग में वो बेहद हसीन लगती है। खैर, आने वाली लड़की को बताना भी तो था कि यहाँ उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं, वो डेविल सिर्फ उसी का है। इससे आने वाली लड़की उनके साथ काम करने वाले हर लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकती है, लेकिन डेविल के साथ नहीं, क्योंकि उसका हक सिर्फ और सिर्फ लैला रखती है। गाड़ी अपने मुकाम पर रुकी और हिजर तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गया। जबकि वो हैरान परेशान से उसके पीछे आई तो नज़र सामने खूबसूरत नाजुक सी लड़की लैला पर पड़ी। उसे कुछ इत्मीनान हुआ, यहाँ तो लड़कियाँ भी हैं। वो लैला के सामने आकर ज़रा सा मुस्कुराई, मगर लैला का ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा ना था। डेविल वापस आ गया? उससे पूछा। हाँ, अभी कुछ देर पहले आया है। मैं गई थी उसके पास, कहने लगा डिस्टर्ब मत करो, वो रेस्ट करना चाहता है, इसीलिए मैं बाहर आ गई। ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, उसे रूह की तरफ इशारा करते हुए कहा। उससे कहा है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। लैला ने अपनी बात पर जोर देते हुए एक सुलगती नज़र पास खड़ी रूह पर डाली, जो कि आसमानी रंग के बुर्के और हमरंग स्कार्फ में मुकम्मल कैद थी। सिवाय चेहरे के उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी बेलिबास ना था। खैर, लैला के लिए कोई नई बात ना थी। दुबई में ज़्यादातर औरतें ऐसे ही भूखे में पाई जाती थीं। उसने मुझे कहा था कि मैं जैसे ही आऊँ उससे मिलूँ, और तुम्हें मुझे मेरा काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम ही उसे डिस्टर्ब करती हो, बाकी हम सब तो अपने काम से काम रखते हैं। अब हिसर को किसी न किसी पे तो अपना गुस्सा निकालना ही था, तो लैला ही सही। जबकि उस नई लड़की के सामने इतनी बेइज्जती के बाद लैला बिल्कुल अपनी शर्ट के कलर की तरह हो चुकी थी। आओ हिजर, एक काम कहा था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं हुआ। हिजर को अपने कमरे में आता देखकर डेविल ने कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। हिजर को उससे सिर्फ और सिर्फ मसूमा को एयरपोर्ट से लाने का काम दिया था, वो तो उससे बिल्कुल ठीक तरीके से किया। अब कौन से काम की बात कर रहा था वो? हिजर कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अकरम को भेजा है मासूमा को एयरपोर्ट से लाने के लिए। तुम जिस लड़की को लेकर आए हो वो कोई और है। भी वो हिजर की तबीयत साफ करने ही वाला था। क्या आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, पूरे हॉल का जायजा लेती वो कमरे में दाखिल हुई। क्या मतलब? ये वो लड़की नहीं है? ईसा ने आहिस्ता आवाज में कहा। इसके पास वो फाइल है, ये कह रही थी कि वो तुम्हें देगी। रूह ईसा के करीब आकर खड़ी हुई तो वो कहने लगा, जबकि रूह का सारा ध्यान सामने खड़े आदमी पर था। कहते हैं निकाह के धूप में बहुत ताकत होती है, लेकिन घर से लेकर यहाँ तक उसने अपने शोहर के बारे में कुछ महसूस न किया। वो उससे सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो उसके चेहरे से नज़र हटाना भी नामुमकिन लग रहा था। वो शहजादा नहीं, बल्कि शहजादों को मात देने वालों में से था। बिल्कुल ठीक कहती थी फातिमा बीवी, उसकी ज़िंदगी में कोई शहजादा ही आएगा। आज उसे यकीन आ चुका था कि उसकी किस्मत इतनी बुरी भी नहीं जितनी कि सब कहते हैं। उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके सामने खड़ा उससे ना जाने क्या बात कर रहा था, लेकिन रूह तो बस उसके गाल पर नुमाया होने वाला वो डिम्पल देखती, जो बोलते हुए उसके गाल पर रोशन सितारे की तरह चमकता। और फिर जब वो खामोश होता तब वो सितारा भी खामोश हो जाता। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम गलती से यहाँ आ गई हो। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हिजर तुम्हें छोड़ आएगा। वो उसके करीब खड़ा एहसास से बताने लगा, लेकिन फिर उससे नोट किया कि ये लड़की तो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला। रूह जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। ये कागजात। रूह को कुछ समझ ना आया तो फौरन अपने हाथ में रखे निकाह नामे के पेपर्स उसे दिखाने लगी। ये क्या है? वो ज़रा सुलझा, लेकिन उसके हाथ से पेपर से लिए। ये एक निकाहनामा था, यकीनन सामने खड़ी उस लड़की का था, रूह नूर। उसने उसका नाम लेकर उसकी तरफ देखा। जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके पास पहुंचूंगी भी कि नहीं। बहुत डर लग रहा था। आपको पता है जहाज़ कितना बड़ा था? वो अपने दोनों हाथों को खोल के उसे बता रही थी, जबकि उसका सारा जिस्म लर्ज रहा था। मैं तो पहले कभी बैठी भी नहीं, अभी भी हाथ कांप रहे हैं। वो जरा सा मुस्कुराकर बोली। वो क्या बोल रही थी वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। सामने खड़ा आदमी उसका शौहर था, उसके बारे में सब कुछ जानता था, तो क्या वो ये ना जानता होगा कि वो पहली दफ़ा सफ़र करने पे घबराई हुई है। लेकिन फिर भी रूह का दिल चाहा कि आज उसके सामने खुलकर सब कुछ बता दे। उससे कितनी तकलीफ़ें सही, बात बात पर गाली, बात बात पर मारपीट। पिछले 19 साल से वो कितनी असियत सह रही है। यही तो था उसका हमदर्द, यही तो था उसका अपना।
उसी के सामने तो खुलना था उसे। उसे ही तो अपने दिल का हाल बताना था। वही तो था उसका साहिबान, उसका शोहर, उसका सब कुछ। अब डर नहीं लग रहा। आप मिल गए ना। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन फिर भी उसको देखकर वो मुस्कुराई। ओ मोहतरमा, क्या बोल रही हो तुम? इसे जो ना जाने कब से उसकी बातों से तंग आया हुआ था, अब मजीद इस गलतफहमी को हवा नहीं दे सकता था। हिजर वेट, तुम बैठो। उसे हिजर को रोक कर रूह को बैठने का इशारा किया। वो आंखों से आंसू साफ करती मुस्कुराती हुई बैठी। तुमने कुछ खाया? उसे आराम से रूह को मुखातिब करते हुए पूछा। वो समझ चुका था कि ये लड़की इस सफ़र से काफ़ी घबराई हुई है, और अगर अब वो उसे ये कहता कि वो उसका शोहर नहीं बल्कि एक डॉन है और वो गलत पते पर पहुंचाई है, तो वो मज़ीद घबरा सकती थी। इसलिए वो उसे तहम्मुल से उससे बात कर रहा था। अकबर से कहो कि खाने के लिए कुछ ले आए। तुम आराम से खाना खाओ, फिर बात करते हैं। उसने नरमी से रूह को कहा और हिस्सर को लेकर बाहर निकल आया। ये निकाहनामा लो और पता करो इस लड़की का शोहर कहाँ है। इस तरह से करता है कोई? ऐसे कैसे अकेले भेज दिया लड़की को? हाँ, बेचारी कितनी डरी हुई है। वो डेविल की वजह से उसे सख्ती से बात कर रहा था। अब नॉर्मल हो गया, क्योंकि डेविल खुद उससे इतनी नरमी से बात कर रहा था। तो वो क्या पागल था, इतनी मासूम लड़की से इतनी सख्ती से पेश आता? मैं पता करवाता हूँ उसके शोहर का। तब तक हम इस लड़की को नहीं बताएंगे कि वो अनजान लोगों के पास है। और लैला से भी कहो नॉर्मल इंसानों की तरह इसके करीब रहे। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हों वो ऐसी ही हो। इस बार डेविल के लहजे में कुछ और था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। इसे को ये बात कहते हुए हमेशा ही शर्मिंदगी होती थी, लेकिन वो भी क्या करता। डेविल हमेशा आधी बात छोड़ देता था। ज़रूरी नहीं कि मासूम चेहरों के पीछे लोग भी मासूम हों। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। लैला से कहना अकरम आ जाए तो फाइल लेकर जेल चली जाए। उसे हिस्सा कंधा थपथपाया और बाहर निकल गया। एक ही दिन में जिंदगी कितनी हसीन लगने लगी थी। उसका शोहर ना सिर्फ देखने में अच्छा था, बल्कि बात भी कितनी मोहब्बत से करता था। यहाँ तो सभी लोग अरबी में बात करते हैं, लेकिन वो उससे उर्दू में ही बात कर रहा था। अम्मी इतनी अच्छी कैसे हो गई कि उसकी शादी इतनी हसीन आदमी से कर दी? तो क्या उन्हें तब अपनी बेटियों का ख्याल ना आया था, या सच में वो उसकी भलाई चाहती थी? वो अपनी सोचों में उलझी पूरा हॉल देख चुकी थी। उसे तो घर ही लग रहा था, लेकिन खाना रख के जाने वाले आदमी ने उसे बताया था कि ये घर नहीं है बल्कि काम की जगह है। कमरे में आराम करने के लिए भी कोई चीज़ ना थी सिवाय कुर्सी के। वो उसे जिस कमरे में छोड़ कर गया था वहीं बैठ गई। आगे पीछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर वो अपने शोहर की मर्जी के खिलाफ कोई काम करती और वो उससे रूठ जाता, तो अभी तो वो ठीक से जानती भी नहीं, तो कैसे मनाती वो उसे? उसने कहा था तुम खाना खाकर यहीं आराम करो, वापस आके बात करेंगे। मैं क्या बात करूंगी उनसे? वो शर्माती घबराती बैठ के सोचती रही। क्या पहले भी बेवकूफ़ों की तरह बोलना शुरू हो गई? अब नहीं बोलूंगी ऐसे। सोच समझ कर बात करूंगी। वो ये ना समझे कि मैं पागल हूँ। मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? उससे यहाँ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोट की थी, वो ये थी, एक आदमी हॉल साफ करने की चीज़ें लेके खड़ा था और हर 5-10 मिनट बाद सफाई करना शुरू कर देता। जबकि रू को तो हॉल बहुत साफ सुथरा लग रहा था। शायद उसी आदमी की मेहनत का कमाल था। नो मैम, हम कर लेंगे, आप आराम करें। आदमी का लहजा अरबी, लेकिन बात वो उर्दू में कर रहा था। यहाँ बस सब लोग उर्दू में बात करते हैं। उससे रहा ना गया तो पूछने लगी। जी मैम, सभी लोग उर्दू में बात करते हैं। जिसको उर्दू नहीं आती वो सीख लेता है, जैसे मैंने सीखी। डेविल अपने सारे काम उर्दू में करवाते हैं ताकि मुखालिफ पार्टी हमें ना समझ सके। सामने खड़े आदमी ने उसे तफसील से समझाया। शायद उसे अभी तक ये बात नहीं पता थी कि वो मासूमा नहीं बल्कि कोई और है। हसन, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। रूह ने मुड़ के देखा तो सुबह दरवाजे वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसके कपड़े कुछ और थे। उसे देखकर जरा मुस्कुराई और इशारे से उसे अंदर कमरे में बुलाया। रूह भी उसके पीछे चल दी। नाम क्या है तुम्हारा? उससे मुस्कुराकर पूछा तो रूह भी जरा सा मुस्कुराई। रूहे नूर, मैं लैला हूँ, यहाँ काम करती हूँ। तुम्हारा निकाह कैसे हुआ? मेरा मतलब है, तुम अपने शोहर को पहचान नहीं पाई। लैला को उस लड़की के बारे में पूछने के लिए कहा गया था, सो वो नॉर्मली अपना काम करने लगी। यारम ने उस पर सख्ती करने से मना किया था, क्योंकि उसका इरादा उस लड़की को सही सलामत उसके घर तक पहुंचाना था। जी, वो दरअसल फ़ोन पर निकाह हुआ था। मैंने देखा नहीं इनको, इससे पहचान नहीं पाई। मतलब तुमने उसकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी? पहले लड़की से पूछा जाता है कि तुम शादी के लिए तैयार हो, तस्वीर दिखाई जाती है, बात वगैरह होती है फ़ोन पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे तो निकाह से एक दिन पहले पता चला था कि मेरा निकाह है।
रूह ने मुस्कुराते हुए बताया, जैसे अपना ही मजाक बना रही हो। ओह अच्छा, यानी अरेंज मैरिज है। लैला ने उसके एहसास से कमतरी दूर करने की कोशिश की। जी, वो बस इतना ही बोली। ओके, मुझे तुम्हारा पासपोर्ट और आईडी कार्ड मिल सकता है? लैला मतलब की बात पे आ चुकी थी। जी मैं देती हूँ, लेकिन वो असल नहीं है, ये तो आप जानती ही होंगी। वो कुछ कंफ्यूज होकर बोली। असल नहीं है? तुम यहाँ कैसे आई फिर? लैला को झटका लगा। वो सब कुछ तो मुझे नहीं पता, ये सब कुछ तो मेरे शोहर ही जानते होंगे। आप उनसे पूछें। उसने अपना पासपोर्ट आईडी कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जबकि लैला अपना घूमता हुआ सर लेकर बाहर निकल गई। इसका मतलब वो लड़की गैर कानूनी तरीके से यहाँ आई है और उसका ये शोहर रमीज शे, इस नाम का कोई आदमी नहीं इस शहर में। और मैंने एयरपोर्ट से भी पता किया है, इस नाम की कोई भी लड़की दुबई आई ही नहीं और ना ही उसे लेने कोई एयरपोर्ट आया था, वरना इंतज़ामिया में कोई रिपोर्ट दर्ज होती। आईडी कार्ड पे क्या नाम लिखा है और पासपोर्ट कहाँ है उस लड़की का? लैला से हिसर ने पूछा। हाँ मैंने ले लिया था, ये है। अपने हाथ में पकड़ा पासपोर्ट और आईडी कार्ड उसके हवाले किया, जिस पर तस्वीर तो उसी की लगी थी, लेकिन नाम किसी और का दर्ज था। मुझे तो ये कोई गेम लग रहा है, शार्क ने कहा, जो भी कुछ देर पहले ही जेल से छूट कर आया था। गेम तो है ये, लेकिन हमारे साथ नहीं, उस लड़की के साथ। इस लड़की के घर वालों के बारे में पता करवाओ, इस गेम में उसके घर वाले भी शामिल हैं। उसे तहामुल से समझाते हुए कहा। मतलब तुम्हें लगता है इस लड़की के घर वालों ने उसे यहाँ भेजा है? ईसर ने बात में हिस्सा लिया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। खैर लैला, आज की रात उसे अपने साथ ले जाओ, उससे लैला को मुहातिब करते हुए कहा। नहीं डेविल, मैं तो क्लब जाने वाली हूँ और मेरा तो काफ़ी देर तक वहाँ रहने का इरादा है। ये अकेली मेरे घर में क्या करेगी? और इससे देखकर लगता नहीं है कि ये मेरे साथ क्लब आना चाहेगी। लैला ने परेशानी से कहा, जो बहन जी टाइप को अपने साथ क्लब तो नहीं ले जा सकती थी। मेरे साथ भेज दो, शार्प ने जरा शरारती मगर कम आवाज़ में कहा, जिस पर हिसन ने उसे घूर कर देखा। यकीनन डेविल ने नहीं सुना था, अगर सुन लेता तो उसे खोरमा बना देता। मासूमा का क्या इंतज़ाम है आज की रात? डेविल ने पूछा। नई लड़की है, इस तरह उसे छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए मैंने गोदाम में उसका इंतज़ाम करवा दिया था। उसके पापा भी वहीं रहते थे। उसका कहना है कि जहाँ उसके पापा रहते थे, ये वहीं रहना चाहती है। इसने तफसील से बताया। वहाँ पर भी इस लड़की को नहीं रख सकते, वहाँ असला है, असला देखकर कहीं कुछ गड़बड़ ही ना हो जाए, लैला ने कहा। और किसी होटल में भी नहीं रख सकते, अगर पुलिस को शक हो गया तो मज़ीद मुसीबत, शार्फ ने कहा। ठीक है, ये मेरे साथ रहेगी। डेविल ने कुछ सोचते हुए तीनों के सर पर धमाका किया। तुम्हारे साथ क्यों रहेगी वो? लैला ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। लैला, मैं तुम्हारे आगे जवाबदेह नहीं हूँ और ये बात आखिरी बार बता रहा हूँ। उसे लगता है मैं उसका शोहर हूँ। अगर मेरे होते हुए वो कहीं भी और गई तो मज़ीद मसला बन जाएगा। मैं गुनाहगार बंदा हूँ, उस लड़की के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता और उसकी मदद ना करके मज़ीद गुनाहगार नहीं हो सकता। उसे सही सलामत उसके घर पहुँचाऊँगा। तब तक उस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करते हैं और कौन है। नॉर्मल इंसानों की तरह उसके साथ रहो, खास करके तुम, उससे लैला को घूरते हुए कहा। लेकिन वो तुम्हें अपना हस्बैंड समझती है डेविल, उससे हस्बैंड पर जोर देते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं उसे अपनी बीवी नहीं समझूंगा। मेरी नज़र में वो किसी और की बीवी है और तब तक उसकी गलतफहमी हम दूर नहीं कर सकते जब तक यहाँ से चली नहीं जाती। अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ कोई अनजान लड़की हमारे साथ है, सबसे पहले इंस्पेक्टर सारिम अलर्ट होगा। वो पहले ही हमारे पीछे पड़ा है, सिर्फ एक मौके की तलाश में है वो। एक, वो भी तुम में से किसी की नहीं बल्कि मेरी एक गलती पर नज़र रखे हुए है और मैं उसे मौका नहीं दे सकता। और अगर लड़की को पता चल गया कि हम कौन हैं तो सबसे पहले ये पुलिस में जाएगी। मुझे समझ नहीं आता इंस्पेक्टर सायरम तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? हम सब भी तो हैं। मैं कितनी बार उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर से हटाकर अपनी तरफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो तुम्हारे खिलाफ सबूत क्यों ढूंढने लगता है? इंस्पेक्टर सायरम हमें क्यों कुछ नहीं कहता? क्योंकि अगर दरख्त से सारे पत्ते उतार कर फेंक भी दिए जाएं तो भी दरख्त नए पत्ते उगा लेता है, लेकिन अगर उसी दरख्त को ज़मीन से उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो वो बंजर हो जाएगा और उसके सब पत्ते सूख जाएंगे। इंस्पेक्टर सायरम की नज़र दरख्त पे है, पत्तों पर नहीं। वो सुबह 10 बजे से लेकर अब तक उसी कमरे में बैठी थी। वो सफ़र की वजह से इतनी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई आराम करने की जगह ना थी। उसे आराम करने की आदत भी ना थी। सारा दिन तो वो किसी न किसी काम पर लगी रहती और अब भी कमरे में घूम रही थी जब आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर आया। घर चलें? लहजे में अब भी वही नरमाहट थी। वो मुस्कुराई। जी चलें।
उसने सुबह से वही बुर्का पहन रखा था। वो अपना सामान उठाने लगी तो यारम ने उसे मना कर दिया। तुम रहने दो, मेरा आदमी ले आएगा। उसे चलने का इशारा करके वो आगे चल दिया। वो भी जल्दी से उसके पीछे आई। वहाँ खड़े आदमी ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। टीवी ड्रामों में इसी तरह से नौकरों को दरवाज़ा खोलते देखती थी। आज अपने लिए ऐसी खातिर तवाज़ा देखकर उसकी हंसी निकल गई। फिर धीरे से थैंक यू बोल दिया। गाड़ी में उन दोनों में कोई बात ना हुई। फिर एक जगह यारिम ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलकर ना जाने कहाँ चला गया। आगे पीछे नजर दौड़ाती। जब रूकी नजर सड़क पर गई तो उसने जब छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर लेटे हुए देखा तो सोचने लगी, या अल्लाह, ये सब ज़रूर मेरी तरह यतीम होंगे। बच्चों की बेबसी देखकर उसे अपना बचपन याद आने लगा। उससे पता भी ना चला कि कब यारम गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। खामोशी तावील थी। लगता है हवा पानी बदलने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। कब से उसकी सूं सूं की आवाज़ सुनता बोला, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उससे रूंधी हुई आवाज़ में कहा, ओह अच्छा, तुम रो रही हो। यारम ने अब उसके चेहरे को देखते हुए कहा, क्यों रो रही हो तुम? यारम खुद भी ना समझ पाया कि ये सवाल उससे क्यों पूछा है। शायद उसने इस तरह से किसी को कभी रोते हुए नहीं देखा था। वहाँ छोटे बच्चे। उससे बात अधूरी छोड़ दी। क्या पाकिस्तान में भिखारी नहीं है? उससे आराम से पूछा। है, लेकिन सड़क पे नहीं सोते। वो उससे ये नहीं कह पाई कि वो कभी घर से बाहर निकलकर सड़कों पर ऐसे सोते किसी भिखारी को देख नहीं पाई। खामोशी एक बार फिर से छा गई। गाड़ी एक बिल्डिंग के करीब आकर रुकी। यहाँ से अंदर चली जाओ, ये चाबी पकड़ो, फ्लैट नंबर 8, और ये खाना भी ले जाओ। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। यारम ने उसे चाबी और खाना पकड़ाते हुए कहा। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकल गई, लेकिन अंदर नहीं गई, बल्कि वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगी। वो उसे ये कैसे कहती कि उसे अकेले जाने में डर लगता है। क्या सोचेगी वो कि ये हर चीज़ से डरती है। इसीलिए वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 4-5 मिनट में वो उसके साथ आकर रुका। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। उससे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी रूह बताने लगी। ठीक है चलो। उसके हाथ से चाबी लेकर वो आगे की तरफ चलने लगा। एक नया सफ़र था उसके लिए। वो उसकी कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लिफ्ट ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। वो उसकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे को देखकर बार बार एक अजीब सी शर्म उससे आ घेरती थी। कभी वो शर्माते हुए अपनी उंगलियां चटकती, कभी अपनी आने वाली ज़िंदगी का सोचकर मुस्कुराती, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। उसने आकर फ्लैट का दरवाज़ा खोला। फ्लैट बहुत पुराना था। दरवाजे पर रुककर एक ही नज़र में उसने सारा फ्लैट देख लिया। 2 बेडरूम, एक किचन, बाथरूम का दरवाज़ा कहीं नहीं था। ज़रूर बेडरूम के साथ था, लेकिन फ्लैट बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना निकाल कर लाता हूँ। उसने उसे बैठने का इशारा किया। आप क्यों करेंगे? मैं करती हूँ ना, ये तो औरतों के काम है। उसे जल्दी से उसके हाथ से खाने के शॉपर लिए और ओपन किचन की तरफ आ गई। यारम कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो किसी भी तरह उसे शक में नहीं डाल सकता था। जबकि उसकी नज़रें किचन की तरफ थीं। पूरे घर की तरह ये भी साफ सुथरा था। इसका मतलब था कि उसका शौहर सफाई पसंद है। रूह ने अच्छी बीवियों की तरह जल्दी से ये बात अपने जहन में बिठा ली। फिर खाना बर्तनों में निकाल कर लाई तो उन्होंने आराम से खाना खाया। ना जाने इस डिश का क्या नाम था, मगर थी बहुत मज़े की। वो ये तो नहीं जानता था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें लेकर आया था जिसे वो सुकून से खा ले, और ऐसा ही हुआ था। उसने सुकून से खाना खाया और फिर बर्तन ना सिर्फ वहाँ से उठाकर लेकर गई, बल्कि अच्छे से धोकर वापस उसी जगह पर रख कर बाहर आई। आप चाय पीते हैं? यारम खाना खाकर आराम से आंखें बंद करके सोफे से टेक लगाकर बैठा था, जब पीछे से नर्म सी आवाज़ सुनी। हाँ। उसे सवाल अजीब लगा, लेकिन फिर जवाब दिया। शायद वो उससे बात करना चाहती थी, तभी बेतुके सवाल पूछ रही थी। मैं बनाऊँ आपके लिए? उसने प्यार से पूछा। हाँ बनाओ। वो इस वक्त तन्हाई चाहता था। अब वो उसे किसी भी बहाने से मयस्सर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसकी बात सुनकर रूह खुशी से उठी और चाय बनाने चली गई। और फिर अगले 5 मिनट बाद वो चाय के साथ हाजिर थी। वो वैसे भी रात को चाय पीने का आदी था, लेकिन हमेशा वो खुद बनाता था। आज पहली बार किसी दूसरे के हाथ की चाय पीने जा रहा था। तुम इस कमरे में सो जाना, मैं उस कमरे में सोऊंगा। उससे चाय पीते हुए कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। चेहरे की रौनक गायब हुई थी। मेरा मतलब है मुझे कुछ काम करना है, तुम बेकार में डिस्टर्ब होगी। वैसे भी सफ़र से थकी हुई हो। तुम इस कमरे में जाकर आराम करो, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। जी अच्छा। वो कहकर चाय के कप उठाने लगी। ये रहने दो, मैं उठा लूँगा।
तुम जाकर आराम करो। वो हमेशा से अपने काम खुद करता था। मेरे होते हुए आप काम क्यों करेंगे? वो मुस्कुराते हुए बोली और कप उठाकर किचन में चली गई। तकरीबन 5 मिनट के बाद गीले हाथ स्कार्फ से साफ करती बाहर निकली। उससे अपना बुर्का अब तक न उतारा था। एक बात कहूँ आपसे? कमरे में जाते हुए वापस पलटी। कहो। यारम ने उस थोड़ी देर में ये अंदाज़ा लगाया था कि ये लड़की बहुत शर्मीली और बहुत बात होनी है। मुस्कुराना सदका जारिया है। वो बिना पलटे फ़ौरन अपने कमरे में चली गई, जबकि यारम ने अपने गाल पे उभरने वाले बेहासा डिंपल को बड़ी मुश्किल से रोका था। सुबह यारम की आंख खुली तो पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। वो आराम सुकून से उठा, फ्रेश होकर बाहर आया तो उसके अंदाजे के मुताबिक रूह किचन में घुसी कुछ कर रही थी। अपने इस फ्लैट में उसने आज तक अपने अलावा किसी दूसरे वजूद को इतनी सुबह ना देखा था। वो शुरू से ही इस तरह रहता था कि कोई उसे पहचान ना पाए। ये फ्लैट जिस बिल्डिंग में था वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज रहती थीं, जिनमें ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी थीं। उन सबको यारम के बारे में कुछ भी पता ना था। अगर किसी को कुछ पता था तो बस इतना कि एक लड़का है जो यहाँ रहता है और छोटी मोटी जॉब करता है। यारम का रिकॉर्ड इतना साफ था कि आज तक पुलिस उस तक पहुँच ना पाई। मगर इंस्पेक्टर सारम की मेहनत और लगन ही थी जिसने उसे उस तक पहुँचने में उसकी मदद की। बहुत भी इंस्पेक्टर सारम को उसकी हिम्मत और काबिलियत की दाद देता था। अरे आप उठ गए? आप बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो किचन से बाहर टेबल तक आई तो उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, वैसे मुझे पता नहीं कि आप सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पराठे बनाए हैं। लेकिन आप कहेंगे तो कुछ और भी बना दूंगी। इस वक्त वो बिना अबाए के काला चूड़ीदार पजामा और सूट कमीज़ पर काला दुपट्टा सलीके से सर पर जमाई खड़ी हुई थी। हाँ, मगर कपड़े उसके लिहाज से थोड़े लूज थे। सफ़ेद रंगत, काली आंखें, लंबे बाल जो दुपट्टे से बाहर कमर से नीचे झूल रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यारिम जितनी नहीं। हाँ, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को मात देने के लिए काफ़ी थी। नहीं, मैं खा लूँगा। थैंक यू मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए, और सॉरी तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना क्यों बोलने लगा है। वो तो ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलता था। अरे सहमत कैसी? अब ये सब कुछ मुझे ही तो करना है। सफाई के लिए कौन आता है? मेरा मतलब है घर की सफाई कौन करता है? वो खाने के लिए बैठा था जब रूह ने पास बैठकर सवाल पूछा। मैं खुद। मैं अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ। मुझे दूसरे लोगों के किए गए काम पसंद नहीं आते, और दुबई में आसानी से नौकर मिलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तकरीबन सभी लोग अपने काम खुद करते हैं। वो खाना भी खुद बनाते हैं? रूह ने हैरान होकर पूछा। ज़्यादातर खुद ही बनाता हूँ, और अगर देर हो जाए तो बाहर से ले आता हूँ। बस इतना कहकर वो नाश्ता करने लगा, मगर उसे ये नहीं कह पाया कि उसे खामोशी में खाना खाना पसंद है। वो बस इस लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि वो एक डॉन है और ये लड़की गलत एड्रेस पर पहुंची है। लेकिन उसके लिए इस लड़की से बातें करना ज़रूरी तो ना था। वो क्यों उसे अपनी पर्सनल बातें बता रहा था? रात में उससे जब कहा कि वो दूसरे कमरे में सो जाए तो उसकी उदासी क्यों उससे परेशान कर गई थी? खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसे पलट कर भी उनकी तरफ देखा भी नहीं। लैला उसकी एक नज़र पे बैठी थी, लेकिन उसे लैला को कभी इतनी अहमियत न दी। लेकिन इस लड़की की सिर्फ उदासी उसे परेशान कर रही थी। वो चाहता था कि जिस तरह ये लड़की हंसती खेलती यहाँ आई है, उसी तरह से अपने घर पहुँच जाए। हाँ, वो बस उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था। उसकी मासूमियत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। बस यही तो वजह थी। कैसा बना है? अपनी सोचों में बैठा आराम से नाश्ता कर रहा था जब अचानक से रूह की आवाज़ बहुत करीब से महसूस हुई। वो एक्साइटेड सी खड़ी उससे पूछ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा। बस इतना सा बोलकर वो फिर से नाश्ते में मगन हो गया। मैं आपके लिए रोज़ बनाऊं? एक बार फिर से वो एक्साइटेड सी उससे पूछने लगी। रोज़? हाँ, रोज़ बनाओ। वो क्यों उसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ 1 या 2 दिन उसके साथ रहेगी, फिर तो उसे जाना है अपने घर जहाँ उसका असल शौहर है। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया। उसका इरादा जब तक इस लड़की के घर वालों का मिलना था उसको यही रखने का था। बिल्कुल आम रोज़मर्रा की जॉब करने वाले आदमी की तरह वो तैयार हुआ। जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट और गले में टाई और हाथ में ब्रीफकेस पकड़कर घर से निकला और जाने से पहले दरवाज़ा बंद करने का भूल गया। कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? उसने हिजर से पूछा। नहीं, मैं कल से लगा हूँ, लेकिन उस लड़की के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब फेक आईडी कार्ड पर हम कैसे उसके घर वालों को ढूंढें? और उस लिस्ट का क्या हुआ? शारिफ अपना काम कर रहा है? नहीं, उसने अभी शुरू नहीं किया।
वो भी मेरे साथ उस लड़की के घर वालों को। क्या लड़की लड़की लगा रखा है तुम लोगों ने? अपने काम पर ध्यान दो, वो लड़की हमारा काम नहीं है। उसे गुस्से से हिस्से की बात काटी। हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि उस लड़की के घर वालों का पता चल जाए तो हम सही सलामत से वापस पहुंचा दें, फिर अपने काम पर ध्यान दें। उसे गुस्से में देखकर हिस्सा ने वजाहत पेश की। उस लड़की से ज़्यादा ज़रूरी काम है हमें। फ़िलहाल अपने काम पर ध्यान दो, लड़की पर नहीं। हाँ, लेकिन डेविल 1-2 दिन में ही हम उस लड़की के बारे में सब इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेंगे। और हिजर, तुम वो करो जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ। फ़िलहाल उस लड़की को एक साइड पर रखो और ज़रूरी काम करो। उसने फिर से हिस्से की बात काटी। ओके, जैसा तुम कहो। मुझे हॉल चेकिंग करनी है। ये सर्च वारंट है, आप चेक कर सकते हैं। ये इस महीने का तीसरा चेकिंग वारंट था। वो जब भी फारिग होता तो ऐसा ही सर्च वारंट निकलवा कर यहाँ आ जाता। ज़रूर इंस्पेक्टर सायरम, क्यों नहीं। आपका अपना ही हॉल है, जब दिल चाहे आए चेकिंग करें। शार्प ने पूरा दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कल ही तो वो जेल से छूट के आया था और पिछले 10 दिन से उसने सबसे ज़्यादा इसी शख्स की शक्ल देखी थी। और इंस्पेक्टर सायरम, ये वो पहला और आखिरी शख्स था जिसे वो आज की तारीख में नहीं देखना चाहता था। बहुत शुक्रिया, इतनी मेहमान नवाजी तो मुझे हज़म ही नहीं होगी। सारिम ने मुस्कुराकर कहा। हज़म तो करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर सायरम, आखिर आपकी मेहमान नवाजी का कर्ज चुकाना है। जेल में उस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद ना किए जाने का ऑर्डर था, लेकिन सायरम फिर भी वक्त पे वक्त हाथ साफ करता रहा। अकरम, इंस्पेक्टर साहब के लिए कुछ खाने पीने को मंगवाओ। ये तो घर के जमाई राजा हो गए हैं जो कभी भी आ टपकते हैं। शार्प ने सोफे पर बैठते हुए उसके हर दूसरे तीसरे दिन आने पर चोट की। लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस वाले ढीठ मिट्टी के बने होते हैं। सारिम भी उसी मिट्टी का बना था। चेकिंग शुरू हो चुकी थी। सारिम के साथ आए पुलिस वालों ने हॉल का सत्यानाश कर दिया था। ये तो शुक्र था कि डेविल यहाँ नहीं था, वरना गंदगी और बेतरतीबी से उसे नफरत थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दुबई के पुलिस वाले इतने जालिम होते हैं। सारिम ने अपने पीछे से नरम सी आवाज़ सुनी। मुड़ के देखा तो पीछे खूबसूरत लेकिन नाजुक सी लड़की खड़ी थी। ये लड़की कौन है? पहले तो इसे तुम लोगों के साथ नहीं देखा। उससे शारिफ से पूछा। इससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे इंस्पेक्टर साहब। जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी कोई नहीं बता पाएगा। वो सारिम के करीब उसके बाजू में अपना बाजू डालते हुए बोली। हद में रहो लड़की, ये ना हो कि इसी हाथ में हथकड़ी पहना के अंदर कर दूं। उससे एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। हाय सालिम, क्या धमकियां देते हो? दिल करता है खुद ही तुम्हारी जेब से हथकड़ी निकाल कर पहन लूं। एक अदा से बोलती हुई वो उसकी गर्दन में हाथ डालने लगी। इंस्पेक्टर साहब, मासूम लोगों को नहीं तड़पाते। प्लीज़ पहना देना हमारी मासूमा को हथकड़ी। देखें ये कैसी मिन्नतें कर रही है आपकी। शारिफ ने जैसे उसकी सिफारिश की थी। मासूमा, ज़रूरत से ज़्यादा मासूम है ये। और हथकड़ी तो मैं ज़रूर पहनाऊंगा इसे, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना काम करने आया हूँ। अगली बार इनके लिए हथकड़ी ज़रूर लेकर आऊँगा। उसका हाथ अपनी गर्दन से झटकते हुए कहा। पिंक कलर की पहनूंगी। मासूमा ने मासूमियत से आंखें पटपटाईं, जबकि मासूमा की बात सुन के आगे पीछे डेविल के सभी आदमी दबी दबी हंसी हंस रहे थे। ये तो शुक्र था कि दुबई की पुलिस को उर्दू नहीं आती थी, जबकि मासूमा अभी भी मोहब्बत पाश नजरों से उसे घूरे जा रही थी। उसकी नजरों से तंग आकर सारिम ने पुलिस वालों को चलने का ऑर्डर दिया। क्या दुबई के पुलिस वाले इतने प्यारे होते हैं? मासूमा अभी तक उस दरवाजे को घूर रही थी जहाँ से सारिम निकला था। ये बंदा शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है। मासूमा की बुड़बुड़ाहट सुनकर शारिफ तेजी से बोला। मगर फिर भी बहुत हैंडसम है। लाइन मारने में तो कोई भी बुराई नहीं। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मासूमा ने उसकी शादीशुदा होने का कोई असर ना लिया। डेविल से ज़्यादा? शारिफ ने पूछा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की यारम को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के बारे में बात करे। अरे डेविल सर के साथ तो वो चुड़ैल हमेशा चिपकी रहती है। उन दोनों में कुछ चल रहा है क्या? मासूमा ने पूछा। हाँ, चल रहा है। 6 साल से तो एकतरफा ही चल रहा है। लैला डेविल से मोहब्बत करती है, लेकिन डेविल की नज़र में उसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं। शारिफ ने बताया। और अकड़ती तो ऐसे है जैसे डेविल सर उसके बॉयफ्रेंड हो। मासूमा को लैला कुछ खास पसंद नहीं आई थी। यारम के जाने के बाद उसने सारा घर शीशे की तरह चमकाया। एक एक चीज़ को रगड़ रगड़ कर साफ़ किया। छोटा सा घर था, फटाफट साफ़ हो गया। उसके बाद किचन में आई और वही अमल किचन में दोहराया। किचन में खाने पीने की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन वो जानती थी उसके शोर का रास्ता पेट से नहीं बल्कि साफ़ सफाई से निकलता है। लेकिन वो उसे भूखा भी तो नहीं मार सकती थी। खाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। वो सोच विचार करके उसे दाल चावल ही नजर आए। हद है, मतलब अब मैं अपने शोहर के लिए ज़िंदगी में पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ तो क्या दाल चावल बना के दूंगी?
क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मुझे कुछ और बनाना नहीं आता। हाँ, तो उनके सोचने से पहले ही मैं बता दूँगी कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन घर में यही था तो मैंने यही बना दिया। हाँ, यही ठीक है। मैं भी ना पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती हूँ। अपनी तमाम तर सोचों को एक तरफ रखकर वो खाना बनाने में छुट गई। अभी उसने दाल-चावल साफ़ करके रखे ही थे, जो कि पहले से ही साफ़ थे, कि दरवाज़े की बेल बजी। हाय! ये कौन आ गया है? जो भी आया, वो अरबी में बात ना करता हो। उसे तो मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। चलो मैं फिर भी इशारों से समझा लूँगी। वो कैसे समझाएगा? यही सब सोचते हुए वो दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो सामने 3 ख़वातीन थीं। अस्सलाम वालेकुम, हम आपकी पड़ोसी हैं। ये साथ वाले फ्लैट में रहती हैं। एक औरत ने मीठे लहजे में कहा। वालेकुम सलाम, अंदर आएँ। उसे उम्मीद ना थी कि दुबई में उर्दू में बात करने वाली कोई औरत उससे मिलेगी। बेटा, आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा? वो लड़का जो इस फ्लैट में रहता है, उसको हम अक्सर आते-जाते देखते रहते हैं। आप आज ही आई हैं क्या? दूसरी औरत ने उससे सवाल किया। नहीं आंटी, मैं कल आई हूँ। मैं उनकी बीवी हूँ। शादी के बाद मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। उससे फ़ोन पर निकाह वाली बात खुल करके बताया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेचारा वैसे भी अकेला रहता था। अब तुम आ गई हो तो बेचारे की तन्हाई पड़ जाएगी। वो औरतें उसे बातों में लगाकर इधर-उधर की बातें बताने लगीं। वो कुछ ही देर में उसे ये भी बता दिया कि बिल्डिंग के कौन-कौन से घरों में नहीं जाना, कौन सी औरतें अच्छी हैं और कौन सी औरतें अच्छी नहीं। वो भी सबकी बातों को ऐसे सहन-नशीन कर रही थी, जैसे वो हर किसी के घर में जाने वाली हो। बल्कि तुम ऐसा करना कि कल हम एक किटी पार्टी रखेंगे। उसमें हम बिल्डिंग की उन सब औरतों को बुलाएंगे जिनके साथ तुम उठ बैठ सकती हो। तुम्हारी उम्र की भी लड़कियां होंगी वहाँ। जी आंटी, मेरे शौहर आ जाए, मैं उनसे पूछ कर आऊँगी। हमारी बिल्डिंग में भी शौहर की इजाज़त से आया जाया करोगी? खैर, वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ लेना। मगर आना ज़रूर, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगी। वो थोड़ी देर मज़ीद बैठकर चली गई। या अल्लाह! अब क्या अम्मी और आपी की तरह मेरी भी सहेलियाँ होंगी जो घर आया करेंगी? हाय! कितना मज़ा आएगा। क्या हाँक मज़ा आएगा? ये सब तो मुझसे इतनी बड़ी हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि वहाँ मेरी उम्र की भी लड़कियाँ होंगी। तेज़-तेज़ प्याज़ काटती वो खुद ही बड़बड़ा रही थी। आज सुबह से ही यारम लैला के हाथ नहीं लगा। वो अपने काम निपटाता रहा और लैला बिन पानी की मछली बनी रही। उसे सारी रात ये सोचकर नींद नहीं आई कि वो दोनों एक साथ एक फ्लैट में हैं, जबकि ये बात लैला से छुपी हुई नहीं थी कि किसी किस्म की लड़की यारम को अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी यारम था तो मर्द। ये कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत मासूम लड़की उसके पास हो और वो बिल्कुल भी उसमें दिलचस्पी ना ले। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं। मैं क्यों इतनी खौफज़दा हो रही हूँ? वो भी उस लड़की के लिए जिसे सिर्फ डेविल बचाना चाहता है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो लड़की तो वैसे भी कुछ ही दिनों में चली जाएगी। बस उसके घर वालों के बारे में पता लगने की देर है। और वैसे भी वो लड़की शादीशुदा है। डेविल किसी शादीशुदा लड़की में कभी भी दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन वो लड़की सारा दिन उसे घर पे कर क्या रही है? वो साथ साथ तेज से चलती हॉल के चक्कर काट रही थी और साथ साथ बुड़बुड़ा रही थी। चल के देख लेते हैं। शारफ ने कहा। तुम्हारा मतलब है डेविल के घर चलते हैं? हाँ, मेरा मतलब है डेविल के घर चलते हैं। हम डेविल को कहते हैं कि आज हम चारों साथ डिनर करेंगे और साथ उस लड़की को भी ले लेते हैं। यकीन करो, डेविल का उस लड़की को भूखा मारने का कोई इरादा नहीं होगा। तुम तीनों गाड़ी में बैठो, मैं तब तक उसको लेके आता हूँ। यारिम कहकर जाने लगा, लेकिन लैला भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। डेविल ना जाने वो लड़की तैयार होने में कितना टाइम लगा है। मेरा ख्याल है हमें भी ऊपर ही इंतज़ार करना चाहिए। ऐसे गाड़ी में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। अपनी बात ख़त्म करके उससे फ़ौरन शारिफ को इशारा किया, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। यारम उनकी बहस सुनने बगैर ही आगे निकल गया। वो तीनों भी उसके पीछे आए। उससे दरवाज़ा खटखटाया, जो अंदर से लॉक था। रू तो जैसे उसी के इंतज़ार में खड़ी थी। फ़ौरन दरवाज़ा खुल गया। बिना पूछे दरवाज़ा क्यों खोला तुमने? हमारी जगह कोई और भी हो सकता था। आइंदा एहतियात करना। यारम का लहजा ज़रा सख्त था। जी, मुझे लगा अब कौन आएगा आपके अलावा, इसलिए बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा एहतियात करना। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं डिनर करने। यारम ने अपने पीछे खड़े बंदू को इतनी अहमियत भी न दी कि घर के अंदर बुलाए, लेकिन वो इतनी बेमुरवत ना थी। खाना तो मैंने बना दिया था। मेरा मतलब है आपने बताया नहीं था कि हम शाम में कहीं बाहर जाने वाले हैं, इससे मैंने खाना बना दिया। वो परेशानी से बोली। कोई बात नहीं लड़की, वो खाना तुम फ्रिज में रख दो और हमारे साथ चलो। इसे जल्दी से बोला, लेकिन उसकी बात पर यारम ने घूम कर उसे देखा। पहली बात,
इसका नाम लड़की नहीं रूहे नूर है। दूसरी बात, इसने खाना बहुत मेहनत से बनाया है और अब तुम लोग डिनर यहीं करोगे। और तीसरी बात, मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। बस इतना कहकर अंदर चला गया और वो तीनों शराफत से उसे कदम के साथ कदम मिलाते अंदर आए और आकर बैठ गए। लैला का तो मानो बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। जब तक ये तीनों यहीं रहे, शारम कमरे से बाहर ना निकला। लेकिन हिजर और शारिफ ने खाने की इतनी तारीफ की कि शायद ही कभी ज़िंदगी में किसी ने की हो। जबकि लैला ने अपना मुंह बंद ही रखा। फिर वो तीनों चले गए तो उन्होंने यारम के कमरे का दरवाज़ा बजाया। वो तीनों चले गए? उससे पूछा। जी चले गए। अच्छा तुम खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। ये बात कहने के बाद उसे याद आया था कि वो उसकी असली बीवी नहीं है। जी वो मैं यही तो बताने आई थी। उसे कमरे के अंदर आ गई। वो लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। उसे एक नज़र देखा। वो सुबह वाले लिबास में ही थी। क्या बताने आई थी? यारम ने उसे नज़रों के आसार में लेते हुए पूछा। वो मुझे पता नहीं था कि आपके दोस्त भी खाने पे आएंगे, तो जितना खाना मैंने बनाया था वो ख़त्म हो गया। अब हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। उसे मासूमियत से कहा। दोनों को मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया? उसने नफ़ी में सर हिलाया। लड़की तुम क्या पागल हो? कम से कम खुद तो खा लेती। वो दिन में मुझे लगा शायद आप वापस आएंगे, लेकिन आप नहीं आए तो मुझे भी ख्याल नहीं आया खाना खाने का। लेकिन अभी बहुत भूख लगी है। मासूमियत सी मासूमियत थी। और आप अपने दोस्तों के सामने कह रहे थे कि मेरा नाम रूहे नूर है और खुद मुझे लड़की कह के बुला रहे हैं। उससे मज़ीद मुंह फुलाया। जाओ तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं। अगर बात सिर्फ उसकी अपनी होती तो वो रात बिना खाए रह लेता, लेकिन लड़की उसके घर की मेहमान थी। आज नहीं तो कल उसे चले जाना था। और सच था, वो उसे भूखा नहीं मार सकता था। और दोपहर में भी उससे कुछ नहीं खाया था। अरे तैयार क्या होना है, सिर्फ अबाया ही तो डालना है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। अपने कहे के मुताबिक वो जल्दी से दूसरे कमरे में गई और 2 मिनट में वापस आ गई। चले, उसे दरवाजे से ज़रा झांक कर कहा। चलें, वो उसी के अंदाज में बोला। बाहर निकला। वैसे मेरी कल वाली बात पे अमल नहीं किया आपने? उसके साथ लिफ्ट के अंदर जाती बोली। कौन सी बात? यारम ने पूछा। अरे वो सदका जारिया वाली बात। टिम्पल एक बार फिर से उभरा था, लेकिन इस बार उसने छुपाने की कोशिश नहीं की। गाड़ी में वो मुसलसल उससे कुछ न कुछ बात कर रही थी। कभी उससे पूछती कि उसका पसंदीदा कलर कौन सा है, तो कभी पूछती उसे खाने में क्या पसंद है। पहले तो इग्नोर करता रहा, फिर कहा। ये सब कुछ तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। अरे ऐसे कैसे? मेरे जानने के लिए नहीं है? अगर मुझे आपकी पसंद नापसंद मालूम ही नहीं होगी तो कैसे आपकी पसंद पर चलूँगी? आप मुझे बता दें आपको खाने में क्या पसंद है। मैं आपकी पसंद की सारी डिशेस बनाऊंगी और जो नहीं आती वो मैं सीख लूँगी। पर आपको एक और बात तो बताई ही नहीं। आज ना दोपहर में 3 औरतें आई थी हमारे घर। वो कह रही थी कि वो हमारे पड़ोस से हैं। उन्होंने मुझे पार्टी पर बुलाया है, मैं जाऊँ क्या? वो तेज़ तेज़ बोलती उससे पूछने लगी। नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहा करो। कोई भी हो दरवाज़ा मत खोला करो। यारम ने एक ही जुमले में जवाब दिया। कोई नहीं ना, वो इतने प्यार से बुला रही थी। मेरे हाल में मुझे जाना चाहिए। इस तरह तो उन्हें बुरा लग सकता है ना। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। इस बार यारम के लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। वही सख्ती जो घर आने पर बिना पूछे दरवाज़ा खोलने पर की थी। ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो आंटियाँ कह रही थी वहाँ मेरी उम्र की भी लड़कियाँ आएंगी और बता रही थी कि हमारी बिल्डिंग में कौन कौन से लोग अच्छे नहीं हैं और उनसे बात मत करना। यारम को जो लगा था उस पर सख्ती करने से वो बोलना बंद कर देगी, तो उसकी गलतफहमी आगे 2 मिनट में ही दूर हो चुकी थी। तुम कितना बोलती हो लड़की, इतना कैसे बोलती हो? ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम क्या खाती हो? चूंटी जितना तो खाती हो तुम, हड्डियों का ढांचा भी तुमसे ज़्यादा वजनी होता होगा। अब थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाओ ताकि मैं सुकून से ड्राइविंग कर सकूं। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप सुकून से गाड़ी चलाएं। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोलती हूँ। घर में मुझे कोई नहीं बोलने देता था। मारिया आपी, रानिया आपी, तानिया आपी, वो तो मुझे बात ही नहीं करने देती थी। और जब कोई मेहमान आता था तो अम्मी कहती थी कि ये तो गूंगी है। लेकिन फातिमा बीवी कहती थी तुम अपने शोहर से बातें करना बहुत सारी। बोलते बोलते वो एक बार फिर से शुरू हो गई। जब यारम ने उसे सख्त निगाहों से घूरा। अच्छा मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, पक्का वादा। अपने होंठों पर उंगली रखते हुए सीधी बैठ गई। गुड गर्ल, घर जाके जितना मर्जी बोल लेना, ड्राइविंग के दौरान मुझे बात सुनना पसंद नहीं। उसका इस तरह से उदास होकर बैठना उसे पसंद नहीं आया था, इसे सफाई देने लगा। उसकी बात पर उसे सिर्फ गर्दन हिलाई, बोली कुछ नहीं और वे सारे रात से खामोशी रही। लैला का क्लब आने का इरादा था,
जो कैंसिल हो गया। वो सीधी अपने घर में आई थी और अब दाएं से बाएं घूम रही थी। वो लड़की यारम के घर पर इस तरह से रह रही थी जैसे उसकी असली बीवी हो। कैसे अपनी मर्जी से हर तरफ घूम फिर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई खाना बनाने की। ये तो शुक्र था कि यारम उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था। उन लोगों के आते ही यारम कमरे में चला गया, जबकि ईसा के पूछने पर यारम ने उसे बताया था कि वो दूसरे कमरे में सोती है। ये बात जानकर लैला को बहुत सुकून मिला। तुम मेरी जगह किसी को नहीं दोगे, मैं जानती हूँ डेविल। तुम्हारी आखिरी मंजिल मैं हूँ, तुम्हें मुझ तक ही आना है। विस्की एक खून भरती नशे को अपने अंदर उतार रही थी। इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से हटाना होगा। मैं तो उस मासूमा से डर रही थी जिसको डेविल ने दूसरी बार देखना भी गवारा न किया। लेकिन ये लड़की, इसका मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस लड़की के घर वालों के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। जितना जल्दी हो सके इसे डेविल के घर से निकालना होगा। गाड़ी आकर बिल्डिंग के बाहर रुकी। सारी ड्राइविंग के दौरान वो एक लफ्ज़ भी ना बोली। तुम चलो ऊपर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। उसे रू की तरफ देखते हुए कहा, जबकि रू दूसरी तरफ मुंह फेरे सीट से सर टिकाए बैठी थी। लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गाड़ी से नीचे उतरो और ऊपर चलो। सुनो, मैं तुमसे। उससे रू का कंधा हिलाकर देखा तो वो सो रही थी। या अल्लाह, मैंने कैसे सोच लिया कि ये लड़की मेरी एक बार कहने के बाद बात नहीं करेगी। ये तो सो रही है। अगर सो ना रही होती तो अब तक मेरा दिमाग खा चुकी होती। रूह, उठो, ऊपर जाओ। उससे एक बार फिर से उसका कंधा हिलाया, लेकिन वो नहीं उठी। एक पल के लिए यारम को उसकी नींद पर रश्क आया। एक दिन भी अगर यारम ऐसी नींद ले ले तो अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिले। गाड़ी पार्क करने के लिए वो उसे अपने साथ ही ले गया। वापसी पर दूसरी तरफ से आकर उसे उठाना चाहा, लेकिन फिर भी वो ना उठी। उसे इस तरह बेखबर नींद सोते हुए बेहासा उसकी गाल पर डिंपल नुमाया हुआ। वो खुद भी नहीं जानता था कि सदका जारिया वाली बात याद करके आज ये डिंपल उससे कितने लोगों से छुपाया था। उसे याद भी ना था कि रूह के आने से पहले वो आखिरी बार कब मुस्कुराया था। उसने आहिस्ता से रूह को अपने बाजू में उठाया और रिमोट से गाड़ी लॉक की। उसे लेकर लिफ्ट में आया और लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लेकिन अगले ही पल नज़र रूह के चेहरे पर पड़ी, जहाँ शरारती सी मुस्कान खिली थी। उसने गौर से उसके चेहरे पर देखा, जहाँ वो बार बार एक आंख खोलकर उसे देख रही थी। लेकिन फिर भी उसे अंदाज़ा हो गया कि रूह की शरारत को पकड़ा चुका है। मैं तो हड्डियों के ढांचे से भी कहीं गुजरी हूँ, उससे भी कम वजन है मेरा। अब मज़ा आया? वो शरारत से चेहरा चमका कर बोली। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर एक बार फिर से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन उससे नीचे नहीं उतारा। आपका नाम क्या है? अचानक सवाल पर यारम ने उसका चेहरा देखा। क्यों, निकाहनामे पर नाम नहीं देखा था? वो ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, फिर भी ना जाने क्या सोचकर पूछ लिया। हाय, तब तो मुझे होश ही नहीं था नाम देखने का। जब तो यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि मुझे अपना घर छोड़ देना पड़ेगा। आपके दोस्त आपको वो क्या बुलाते हैं? हाँ डेविल, ये कैसा अजीब सा नाम है। पहले तो मैंने सोचा, फिर सोचा हो सकता है आपका निकनेम हो। ऐसा अजीब सा नाम तो कोई वालिदैन नहीं रखते। बताए ना, यही नाम है आपका, डेविल? हाँ, यही नाम है मेरा। अब बिल्कुल खामोश हो जाओ, नहीं तो यहीं फेंक दूंगा। नहीं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे नीचे उतार दें। वो जल्दी से बोली, क्योंकि अपनी शरारत के वक्त उसे याद नहीं आया था कि वो उसकी बाहों में कितना शर्मिंदा होगी। वो तो बस अपना बदला लेना चाहती थी, बस उसे बताना चाहती थी कि वो हड्डियों का ढांचा नहीं है। लेकिन तब इस बात का एहसास नहीं था कि वो उसके इतना करीब होगा। उस शख्स की कुछ पल की गुर्बत उसे होशो हवास से बेगाना कर रही थी। यकीनन ये शख्स उसका हो गया तो वो तो मर ही जाएगी। यारम ने ना तो उसे नीचे उतारा, ना ही उसके शर्माने का कोई असर लिया। उससे घर का दरवाज़ा खोला और उसे आगे सोफे पर बिठा दिया। यहाँ बैठो आराम से और मेरी बात सुनो। वो उसके सामने आ बैठा। कुछ खाया पिया करो, वरना जितना तुम्हारा वजन है ना, हवा से उड़ जाओगी तुम। इस तरह से अकेली बाहर मत निकलना। ये ना हो कि हवा तुम्हें उड़ाकर कहीं ले जाए और मैं तुम्हें ढूंढ भी ना पाऊंगा। अपना डिम्पल छुपाता वो उठा और किचन में आया। 2 कप चाय बनाई और 1 कप लाकर उसके सामने रखा। वो जो हैरान और परेशान सोच रही थी कि वो उससे अपना बदला ले चुकी है, सब धरा का धरा रह गया। वो तो अभी भी उसे हड्डियों का ढांचा कह रहा था, बल्कि अब तो हवा में अकेले निकलने से भी मना कर रहा था। अल्लाह करे मैं इतनी मोटी हो जाऊं कि आप मेरी एक फूंक से उड़ जाएं। क्या मैं इसे बददुआ समझूं? वो जो आराम से टांग पे टांग रख के बैठा उसे देख रहा था, पुरसुकून अंदाज में बोला, नहीं, मैं तो किसी को बद्दुआ नहीं देती। बहुत अच्छा करती हो। अब जाओ तुम रूम में आराम करो। उसे हुक्म देकर अपना लैपटॉप उठाया
वो उस जिंदगी से बाहर आया था जिसमें वो जीना नहीं चाहता था। वो जानता था एक सीधी सादी जिंदगी उसकी मुंतज़िर नहीं है। वो एक डॉन है, गुनाहों का बादशाह, एक डेविल शैतान। यही है उसकी हकीकत। वो आम लोगों की तरह एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये लड़की जो इतने सालों के बाद उसे ये बताने आई थी कि वो इंसान है, हंस बोल सकता है, किसी और की अमानत थी, किसी और की बीवी। वो क्यों उसकी तरफ खींचता जा रहा था? क्यों वो उससे दूर नहीं जा पा रहा था? वो उससे बात नहीं करना चाहता था, उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो अपने लैपटॉप पे नजरें जमाए सोचों में डूबा हुआ था जब उसे रूह की आवाज़ सुनाई दी। नहीं। उसने बड़ी सफाई से इनकार किया। फिर उसके चेहरे के तासुरात दिखने लगा। अब मैं हर नमाज के बाद दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए, वो उदासी से बोली। शायद उसके रवैये से भी अंदाज़ा हो चुका था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। मत करना रू, ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी, तुम खुद भी नहीं। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तुम्हारी ज़िंदगी में सवाए पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तुम हर रोज़ पछताओगी मुझसे मोहब्बत करने पर, लेकिन तुम्हारे पास राह फरार नहीं होगा। वो बोलते बोलते सोफे से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। अंदर से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई थी। जब ये कमरे के बाहर रूह साकित खड़ी उसके लफ्ज़ों को मायने दे रही थी।